सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य के नीशी कपड़ा को जीआई टैग मिला है। तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक्चुअली में अभी अरुणाचल प्रदेश के 12 और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया है। मैं आपको सारे 12 प्रोडक्ट्स बताऊंगा और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक कर दूंगा, कम से कम वो तो आप ध्यान रखना। जैसे कि एक तो यही हो गया नीशी कपड़ा, और आपको याद होगा अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में अभी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया जाता है? नीशी जनजाति के द्वारा। तो ये ट्राइबल, ये वहां की जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी से आपको ये एक तो याद हो गया नीशी कपड़ा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। दूसरा है मोनपा कपड़ा, ये भी वहीं की एक ट्राइब है, ये भी ध्यान रखना। और एक अपातानी कपड़ा हो गया, और मोनपा हस्त निर्मित कागज हो गया, आदि कपड़ा हो गया, सिंगफो फलाप यानी कि सिंगफो चाय हो गया, गेलो कपड़ा हो गया, आदि अपोंग हो गया, दाव जो कि एक तलवार होती है, अंगन्यात बाजरा हो गया, मारुआ अपो हो गया जो कि एक तरह का पेय पदार्थ हो गया, और एक खामती कपड़ा हो गया। तो इस तरह से ये 12 प्रोडक्ट्स है जिनको जीआई टैग मिला। अच्छा, ये खामती से आपको याद आएगा अभी अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ और जीआई टैग्स मिले थे अभी कुछ प्रोडक्ट को, वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और मैं जो ये रिवीजन करवा रहा हूँ ये अभी जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। जनवरी 2024 में भी किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया। तो अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। अभी इसके वांचो लकड़ी शिल्प को जीआई टैग मिला था। आदि केकिर जो कि एक तरह का अदरक है उसे मिला था। हस्त निर्मित कालीन को मिला था। गुजरात के अभी कच्ची करेख जो कि एक तरह का खजूर है उसको मिला था। जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को मिला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी के लड्डू है उनको जीआई टैग मिला था। पश्चिम बंगाल की तंगेल साड़ी, गारद सिल्क साड़ी, कोरियल साड़ी, कलोनूनिया चावल, सुंदरबन शहद, इन सबको जीआई टैग मिला। उड़ीसा के भी कुछ प्रोडक्ट्स को मिला जैसे कि लांजिया सोरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, खजूरी गुड़ा, डेंकनाल माजी, डोंगरिया कॉर्न शॉल, नयागढ़ कांटे मुंडी बैंगन। तो इन सब प्रोडक्ट्स को अभी 2024 में ही जीआई टैग मिला है। और अब जब भी भविष्य में जीआई टैग वाला प्रश्न आएगा यहीं से मैं आपको रिवीजन करना स्टार्ट करवाऊंगा 2024 से ही। जीआई टैग की बात कर लें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यह अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में, पहली बार मिला था 2004 में दार्जिलिंग टी को जो कि पश्चिम बंगाल की है। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो कितने साल के लिए वैलिड रहता है? याद रखना 10 सालों के लिए। और अगर किसी को पेटेंट मिलता है तो वो पेटेंट वैलिड रहता है 20 सालों के लिए ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही है, इसकी स्टैटिक जरूर देख लो। कैपिटल ईटानगर होती है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो गए और गवर्नर कौन है? केटी परनाइक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में थाई पुसम त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु में ये थाई पुसम त्योहार मनाया गया। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। अच्छा, मुरुगन भगवान से कुछ याद आता है क्या आपको? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर दो, देखिए कौन कौन दे पाते हैं। अभी 2023 का जेसीबी पुरस्कार किसे मिला था? उनके नाम में भी मुरुगन आता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। देखें किस किस को आंसर पता है, बताओ। तो भगवान मुरुगन है कौन? ये भगवान शिव जी और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय है। यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है इस उत्सव में, इस त्योहार में। तो एक तरह से इस उत्सव को बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी कहते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में और कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार हो गए? एक यहाँ पे आदि पेरक्कू त्योहार भी मनाया जाता है। पोंगल त्योहार यहाँ पे बड़ा फेमस है, और उसी पोंगल त्योहार पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जिसमें आपको पता है ना, बेल को कंट्रोल करना होता है, एक सांड को कंट्रोल करना होता है। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई हो गई। चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको चेन्नई में मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। और इनकी आत्मकथा आई थी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर है आर.एन. रवि। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी आपको मिलेगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यहाँ का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिल जाएंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तमिलनाडु से अभी क्या चीज न्यूज में है? अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6वां संस्करण हुआ ये तमिलनाडु में ही हुआ, जिसका मैस्कॉट क्या है? वीर मंगई। और अगर आपसे पूछे किस राज्य का पहला तट मंदिर, ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना, तमिलनाडु का है ये। अभी तमिलनाडु में कलेगनार महिला अधिकार अनुदान योजना शुरू हुई थी, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने भारत के पहले वित्त मंत्री, उनकी स्टैचू का अनावरण किया था तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और वैसे हमारे भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? आर.के. षणमुखम चेट्टी है। और अगर पूछे कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट, ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु में। और याद रखना, भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट भी स्थापित किया जाएगा चेन्नई में।
और भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई में। और वैसे तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? मतलब एक ऐसी ऊर्जा जिसका सोर्स कभी खत्म नहीं होगा और ये पॉल्यूशन फ्री भी होती है, क्योंकि अभी जो हम यूज करते हैं कोयला से ऊर्जा बनाते हैं, गैस हो गई, तेल वगैरह हो गए, ये तो सीमित है, एक दिन खत्म हो जाएंगे और इससे पॉल्यूशन भी होता है। तो एक ना एक दिन तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करना ही होगा। इसके कई तरह के उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, सौर ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा का सोर्स आपका सूर्य हो गया, विंड एनर्जी हो गया, पवन ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी हो गया, पन बिजली ऊर्जा हो गया, जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी, ओशियन एनर्जी, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी के। अच्छा, वैसे डे वाला प्रश्न है हमारा, तो चलो जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। तो 1 जनवरी को आपने ग्लोबल फैमिली डे मनाया था। डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी यही होता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे था। 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी पक्षी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्र मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्र युवा दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। अभी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया उसी दिन। अभी 25 जनवरी को भी 2 दिवस थे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अभी 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया था हमने और 26 जनवरी को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी होता है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में शीर्ष पे कौन रहा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी आरबीआई ने साल 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कौन सा राज्य अपने यहाँ पंचायतों पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। तो इस मामले में टॉप पर पश्चिम बंगाल को रखा गया है, जिसने पंचायतों पर 25.14 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं अगर हम बात करें कि किस राज्य को वित्त वर्ष 2022-23 में पंचायतों के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिले, तो उस मामले में भी पश्चिम बंगाल आगे है। 57.24 लाख रुपए इसको मिले। फिर बिहार, फिर हिमाचल प्रदेश। देखो, आरबीआई की हम बात करेंगे, उससे पहले 2-3 प्रश्न पंचायत से भी बन जाएं, जैसे कि नेशनल पंचायती राज दिवस कब होता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है। और आप जानते हो भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959, क्योंकि इसी तारीख को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। और पूछे किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी की थी आरबीआई ने, तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो आरबीआई स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 और हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पे होती है, किस समिति की सिफारिश पे? तो यंग हिल्टन आयोग, याद रखना, शाही आयोग भी जिसको कहते हैं। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं ये। और 2 गवर्नर और याद रखना, पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और सीडी देशमुख से याद आएगा, अभी मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था। अच्छा, आरबीआई के अभी एक पुराने गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर, वो न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ रघुराम राजन जी की। कौन सी बुक लिखी है? ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने यह बताया कि 2024 में ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आने वाली है और पिछले 30 वर्षों की न्यूनतम जीडीपी वृद्धि दर ग्रोथ रेट रहने वाली है 2.4% रहेगी, ये उन्होंने बताया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं पहले। इसकी स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा और अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा बन चुके हैं। तो कौन कौन सी रिपोर्ट ये जारी करता है? तो एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हमने देखा, रेमिटेंस रिपोर्ट ये जारी करता है,
पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जारी करता था, लेकिन उसको बंद कर दिया। और अभी इसने कहा कि उसकी जगह अब ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जारी करेगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को ये जारी करता है, जिसमें पिछले साल वाली रिपोर्ट में भारत 38 नंबर पे था। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी ये जारी करता है। और आपको याद हो तो अभी वर्ल्ड बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक हुई थी कहाँ पे? मोरक्को के मराकेश में। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो आंसर होगा 6 को। तो वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हम जो कीर्ति चक्र की बात कर रहे हैं वो तो 6 हैं, लेकिन इन 6 में भी आप देखोगे 3 शहीदों को मरणोपरांत ये कीर्ति चक्र प्रदान किए जाएंगे। मैं पूरे 6 नाम आपको बताऊं तो मेजर दिग्विजय सिंह हो गए, अंशुमान सिंह मरणोपरांत मिल रहा है, अब्दुल माजिद मरणोपरांत मिल रहा है, पवन कुमार मरणोपरांत मिल रहा है, और दीपेंद्र विक्रम हो गए और पवन यादव हो गए। देखो ये जो वीरता पुरस्कार हैं जिनकी घोषणा साल में 2 बार की जाती है, एक बार तो गणतंत्र दिवस पर और एक बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। इन सब में अगर बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा है तो परमवीर चक्र होता है, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, फिर शौर्य चक्र। हम यहाँ पे कीर्ति चक्र की बात कर रहे हैं, तो शांति काल के दौरान साहस दिखाने के लिए दिया जाने वाला ये एक वीरता पुरस्कार है। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन की। 2024 में ये इसका 14वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। इस बार 14वां संस्करण है इसका। पहली बार ये 2009 में हुआ था मध्य प्रदेश में। और आपको मैंने बताया अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण ये कहाँ पे हो रहा है? तमिलनाडु में, जिसका शुभंकर याद रखना वीर मंगाई है। इससे पहले 5वां संस्करण 2023 में हुआ था कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट आशा था, और उसमें टॉप पे महाराष्ट्र था। वहीं अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे जो 2023 में 3रा संस्करण हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका मैस्कॉट जीतू था। और उसमें टॉप पे कौन रहा था? टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। और अगर बात करें नेशनल गेम्स की 2023 में जो हुआ 37 नंबर का संस्करण था, गोवा में हुआ था, मैस्कॉट था मोगा, महाराष्ट्र उसमें टॉप पे रहा था। और अभी 2024 में जो नेशनल गेम्स होंगे 38 नंबर का एडिशन होगा वो उत्तराखंड में होगा। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेक्षित विकसित किया? तो आंसर होगा DATSG। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो अभी इसरो ने मछुआरों के लिए अभी दूसरी पीढ़ी का यानी कि 2nd जनरेशन डिजास्टर वार्निंग ट्रांसमीटर को डेवलप किया है, जिसका नाम है DATSG। SG मतलब तो पता चल गया, 2nd जनरेशन हो गया। और DAT मतलब होता है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। मतलब इसका मतलब इसके जरिए मछुआरों को आपदा के समय, इमरजेंसी के समय उनको अलर्ट भेज सकेंगे। जैसे कि भाई मछुआरे बीच समुद्र में चल गए अपनी नाव लेकर के, पता लगता है कि इधर सुनामी आ रही है, तो उनको अलर्ट भेज दिया जाएगा कि मच्छा मच्छी छोड़ो, फटाफट भागो वहां से। और इसे बनाया किसने? इसरो ने बनाया है। आपको याद होगा इससे पहले इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र नाम से एक संचार डिवाइस लॉन्च किया था। उसका नाम नभ मित्र था और इसका नाम है DATSG। अच्छा, ये नाविक क्या है? नाविक आप कह सकते हो ये भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, या हमारा खुद का GPS आप कह सकते हो, क्योंकि GPS तो अमेरिका का है ना, तो नाविक हमारा है। देखो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में। चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ हैं, 10वें नंबर के हैं। और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है? नुवालू कुदिचा से महांगल, मलयालम भाषा में लिखी है। और इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजीज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। आपको याद होगा अभी इसरो ने PSLV C58 से एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, कौन सा? एक्सपोसेट, अभी 1 जनवरी 2024 को ही। और इसी के साथ पोएम 3 का भी सफल परीक्षण किया गया था, मैंने बताया था आपको, डिटेल में समझाया भी था। अच्छा यूं बताओ कि इसरो जो है ये फॉल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स कंपनी का, उससे अपना एक उपग्रह लॉन्च करवाएगा। अच्छा ये बताओ स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा है? तो GSAT-20 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। और अभी वैसे इसरो ने फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। और जब भी इसरो की बात होती है, हमारे 2 महत्वपूर्ण मिशन मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अभी तक कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे, तो बताना जरूरी है। चंद्रयान 3 की एक तो मैं बात कर रहा हूँ। तो कब लॉन्च हुआ था ये? 14 जुलाई 2023 को। और कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। और इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये फैक्ट याद रखना,
चंद्रमा पे पहुंचने वाले हम वैसे तो चौथे देश बने थे, पांचवा अभी जापान भी बन गया, लेकिन हम पहुंचे थे उसके साउथ पोल पे। तो आप कह सकते हो साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से? LV-M3M4, जिसे बाहुबली भी कहते हैं या फैट बॉय भी कहते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना, कई यूट्यूब चैनल्स इसको फैटमैन करते हैं, तो फैटमैन नहीं है, फैट बॉय है। फैटमैन भी था एक, वो बॉम्ब था जो कि अमेरिका ने जापान पे गिराया था। तो ये फैटमैन नहीं है, फैट बॉय है। क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि हमने उस यूट्यूब चैनल पे देखा, उन्होंने इसे फैट बॉय बताया, आप ये बता रहे हो। तो मैंने कहा ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो, ये उनसे भी पूछो। हमेशा छोटे चैनल वाले की गलती नहीं होती है, या हमेशा छोटा चैनल वाला गलत नहीं है। मानता हूँ गलती सबसे होती है, मैं गलत बताता भी हूँ तो मैं आपको करेक्ट भी करवा देता हूँ। तो याद रखना ये फैट बॉय है। और इसके साथ एक लैंडर गया था, उसका नाम विक्रम है। रोवर गया था, उसका नाम प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम एग्जाम में पूछा गया था, P वीर मुथुवेल है। और हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन जिस पॉइंट पे लैंड किया था वहां पे, उसको नाम दिया गया शिव शक्ति, ये भी याद रखना। और चंद्रयान 3 के साथ में याद रखना आदित्य L1 मिशन। L1 मतलब लैंग्रेज पॉइंट 1। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का एक ऐसा बिंदु है जहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो बैलेंस रहेगा, ना तो वो सूर्य की तरफ जाएगा ना वो पृथ्वी की तरफ आएगा। कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2023 को। कब पहुंचा? 6 जनवरी 2024 को। और यहाँ पे पहुंचने वाला भारत तीसरा देश बना है, अमेरिका और रशिया के बाद। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, जिसको हमने PSLV C57 से लॉन्च किया था। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही। इसके प्रधान वैज्ञानिक थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजिर है। तो ये तो आपको ध्यान रखने ही रखने, मैं आपको हर बार बताता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका में केनेथ स्मिथ नाम का एक आरोपी था और उसी को अमेरिका में पहली बार ये नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है। वे 1988 में हुई एक हत्या का दोषी पाया गया था। और वैसे कुछ लोगों का कहना था कि इस प्रोसेस में, मतलब नाइट्रोजन से जब मौत दी जाती है तो इसमें बिना दर्द के जान चली जाती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि नाइट्रोजन से इंसान तड़प तड़प के मरता है। देखो, नाइट्रोजन की बात हुई है तो ये एक रंगहीन, गंधहीन यानी कि कलरलेस, स्मेललेस, टेस्टलेस और अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस होती है। इनर्ट मतलब ये रिएक्शन नहीं करती है। और इसे 1733 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे डैनियल रदरफोर्ड, उन्होंने खोजा था। और पृथ्वी के वायुमंडल में भी सबसे ज्यादा यही गैस होती है, नाइट्रोजन 78% ये होती है। और दुनिया में आप कह सकते हो 5वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट नाइट्रोजन ही है। और नाइट्रोजन हमारे दैनिक जीवन में भी, मतलब रोजमर्रा में हम कई जगह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप गाड़ी का टायर में हवा डलवाते हो, नाइट्रोजन ही तो है। फूड पैकेजिंग में चिप्स ला के खाते हो, नाइट्रोजन ही तो होती है उसके अंदर। रेफ्रिजरेटर में भी तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखना ये भी। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का वीडियो का टारगेट याद रखना 6000 लाइक्स का है, तो आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दोस्तों के साथ में इसे एक बार प्लीज शेयर जरूर करना। बाकी इनकी फ्री आपको क्विज मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे PDF भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। देखो, पहला प्रश्न पूछा था अभी देश का पहला AI यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कृत्रिम। फिर आपसे पूछा 2024 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? 132। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया 26 जनवरी को। एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहां पर आयोजित हुई? कुवैत में। भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार स्टेशन कहां पे स्थापित होगा? तेलंगाना में। कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? उड़ीसा। किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? कैमरून। और 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। अभी IWUF के द्वारा किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना गया? रोशबिना। और आखिरी प्रश्न था कि 2024 के दौरान कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया? 2 को। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था? 17वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।